Hello everyone, hope you find fantastic, great and doing great in your life. मेरा नाम राव आदिल असलम है और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और माइंड साइंसेज में बहुत ही अच्छा नाम है इनका। और आप देख रहे हैं टॉक विद राव। आज हमने एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किस्म का टॉपिक चूज किया है, क्योंकि हमने ऐसी ही लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाया करनी है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा और सबसे पहला टॉपिक हमने रखा है जो कि बच्चों से मुतालिक है, पेरेंट्स से मुतालिक है। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक ताल्लुक है, उसको हम जो है एक अच्छा सा पेश करेंगे लोगों के सामने कि वो कैसे बेहतर किया जा सकता है, आजकल क्या चल रहा है और उसको कैसे बेहतर करने का तरीकाकार क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम पूछते हैं कि राव साहब से कि सबसे पहले हमें बताया जाए कि व्हाट इज पेरेंटिंग, पेरेंटिंग होती क्या है। थैंक यू वेरी मच भी आदिल, आपने तो आज बहुत ही अच्छे जो है ना मौज़ूआत छेड़े हैं, खासकर बच्चों के हवाले से। असल में दुनिया के अंदर जब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे गए और बड़े बड़े जो उन्होंने कोर्सेज कर लिए और बड़े अच्छे अच्छे डिसिप्लिन उनके पास यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, तो वो जो बच्चे थे, जो उनके वालिदैन थे, वो ज़ाहिर है कि दूर अफ्तादा इलाके के रहने वाले थे, कम पढ़े लिखे थे। तो अमेरिका और यूरोप ने खासकर ये जाना कि जी जो वालिदैन हैं उनको भी पढ़ाया लिखाया जाए, तो उन्होंने एक नया वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में एक नया डिसिप्लिन शुरू किया जिसे पेरेंटिंग कहते हैं, तो वालिदैन को भी पढ़ाया लिखाया जाए। तो यूरोप और अमेरिका में ये भी आम यार चीज़ मशवरा भी है। पाकिस्तान में जो है अभी इतना कोई रवाज इस पे कुछ काम कुछ लोगों ने किया है। उमर गजाली साहब ने पाकिस्तान के अंदर बहुत काम किया, बहुत सी यूनिवर्सिटीज भी इस पे काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक बेसिकली साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी के साथ है, तो इसलिए जरा लोगों के लिए जरा मुश्किल है इसको समझना। वैसे भी देखा जाए तो साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी जो कि आप बता रहे हैं कि उसमें लोग कम आते हैं और बहुत कम आ रहे हैं। जिस तरह के एमबीबीएस में अगर लोग जा रहे हैं ज्यादा, तो इस तरफ कम आ रहे हैं क्योंकि इनका रुझान इस तरफ नहीं। ये खासकर पाकिस्तान के अंदर तो जो साइकोसोमेटिकल चीजें हैं या साइकोन्यूरोसी चीजें हैं उसको डील करने वाला है ही कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि लोग जब भी कोई ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो साइकोसोमेटिकल उनको देखता है, तो लोग अपने आप को ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद हम पागल हैं, और लोग भी इसको ट्रीट पागलों की तरह ही करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसको जरा अभी इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में है। आप देखें कि दुनिया के कोई भी मुल्क में आप चले जाएं तो आपको वहां पे 8-10 लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट मिलेगा। यहाँ पे लाखों लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट है, और कोई आदमी भी जो साइकेट्रिस्ट है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करता। और दुनिया में साइकोपैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजी है उस पर बड़ा काम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं है ऐसा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो सवालात का एक पूरा तरीकाकार होगा और एक पूरी इसमें स्ट्रीमलाइन करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें बताया जाए कि जो बच्चे हैं वो कहा जाता है कि ऑल आर ऑफ द सेम काइंड, सबको एक जैसा डील करना चाहिए और सारा कुछ। तो क्या ऐसा कभी होता है कि एक जैसा ही डील किया जाए? क्योंकि बच्चे तो हमेशा ऐसे होता है कि नेचर डिफरेंट होती है, उनका एटमॉस्फेयर डिफरेंट रहा हो तो उनकी बहुत ज्यादा हैबिट्स में बड़ा डिफरेंस होता है। तो एक जैसा क्यों डील किया जाए, वाई? नहीं, असल में ये भी अब पुरानी बात हो चुकी है कि बच्चों को एक तरह से ट्रीट किया जाए। बच्चों में जब बच्चे बहुत छोटी जो टोडलर्स होते हैं या बच्चे और भी प्री कंक्रीट एरिया में होते हैं, तो उनको बच्चों को रुझान देखना पड़ता है कि बच्चे किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। मसलन वो आई माइंडेड हैं, एयर माइंडेड हैं या मोटर माइंडेड हैं। तो अगर फर्ज करें बच्चा ज्यादा जो है हाथ से काम करने वाला है तो वो मोटर माइंडेड होता है। अगर वो ज्यादा देखने से ताल्लुक रखता है तो आई माइंडेड होता है। अगर वो ज्यादा कानों से सुनता है, उसकी आई बॉल्स जो है वो दोनों तरफ जो है टिंट करती हैं, तो इससे मुराद ये है कि वो जो है वो उसका ताल्लुक जो है ज्यादा सुनने से मुताबिक है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, बच्चे अगर एक और भी उसकी सब डिवाइडेशन करी जाए तो दो तरह से बच्चे और भी होते हैं। मसलन बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग बच्चे लॉजिकल होते हैं ज्यादा और कुछ इमोशनल होते हैं। जो इमोशनल्स होते हैं उनके डिसिप्लिन और होते हैं, और जो बच्चे लॉजिकल होते हैं उनके डिसिप्लिन और होते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें एक तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करना दो अलग तरीकों से। जी बिल्कुल सर, उनके लिए एटमॉस्फेयर डिफरेंस और हैबिट्स डिफरेंस वो रखना चाहिए। हाँ, बेसिकली जैसे हम अक्सर बेहतर आप भी उस दिन बात कर रहे थे, मैंने भी ये बात की कि जो इंसान है क्या, जॉन मैकेन की लाइन हम अक्सर बेहतर बोलते हैं कि दो चीजों का मजमूआ है, एक डीएनए उसका है एक हैबिट और उसकी हैबिट्स है।
तो फर्ज करें कि एक बच्चे की हैबिट्स मुख्तलिफ है, दूसरे की हैबिट्स मुख्तलिफ है। वैसे भी इंसान इस दुनिया के अंदर आके जो माँ के पेट से लेके कब्र के पेट तक अपनी हैबिट्स डेवलप करता है। बिल्कुल यहाँ तक देखा गया है, आपने देखा भी होगा आपकी फैमिली में भी, कि अगर दो बच्चे एक ही जगह एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं और दोनों बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन उनकी दोनों की हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल। एक बच्चा नमाज के लिए जाता है मस्जिद में, दूसरा बच्चा नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाता। एक बच्चा जो है वो बुक्स पसंद करता है जिसके अंदर उसको गेम्स मिलती हैं, दूसरा बच्चा जो है वो गेम्स नहीं बल्कि मजहबी होता है। तो इसी तरह से बच्चों के जो रुझान होते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारे बड़े भाई के ट्विंस हैं हालांकि वो, हाँ तो फिर भी उनमें ही बड़ा डिफरेंस है जी। और दे बोर्न एट द सेम टाइम। अच्छा, सबसे पहले इससे बल्कि एक क्वेश्चन पहले एक और था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पेरेंटिंग स्टार्ट कब होती है? पहले तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंटिंग क्या ऑलवेज के बच्चों के बाद होती है पेरेंटिंग शुरू, या पहले भी हो जाती है? नहीं, इसके लिए ना मैं आपसे एक बहुत ही अहम बात करूंगा। सुकरात के पास दो मियाँ बीवी गए थे, जो पेयर था उनका, जो अपने बैटराफ के साथ जो मर्द गया, उसने कहा कि उनको रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को, जो 2 साल का बच्चा है, इसको आप कुछ बता दें, कुछ समझा दें। तो उन्होंने कहा कि तुमने देर कर दी। उसने कहा नहीं, 2 साल का है। उसने कहा नहीं, आप उस वक्त आते जब आपकी शादी में भी 2 साल थे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो वालिदैन को बतानी होती हैं। और वैसे भी अभी जो रिसर्च आई है दुनिया में, वो ये है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता है और वो समझना और रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। अगर कुछ भी बाहर हो रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स करता है बच्चा। तो उसकी जो लर्निंग है वो माँ के पेट से शुरू हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। अच्छा, इसके अंदर जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये कि बच्चों को जो है ज्यादा नजदीक देखा जाता है कि ज्यादा बच्चे माँ के नजदीक होते हैं, क्योंकि वालिद साहब का बाहर से और इनकम जनरेशन होती है तो ज्यादा टाइम जो होता है वो बेशक वालदा के साथ गुजरता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सीखने का मन भी ज्यादा वालदा से ही रहता है या वालिद से भी? देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, चाहे चियोन लाई हो, मोजे तुंग हो, या बड़े जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने एक बात ही की है कि अगर तुम मुझे अच्छी माँ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि बेसिकली जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, उसकी गोद में आता है, तो 2.5 साल तक माँ उसको दूध पिलाती है, तो बच्चा उससे एसोसिएट हो जाता है, उसके अरोमा से एसोसिएट होता है, उसके ऑरा से एसोसिएट होता है, और उसकी बॉडी के से निकलने वाली खास, जिसे अरोमा कहते हैं, उससे एसोसिएट हो जाता है बच्चा। फिर आस्ता आस्ता, क्योंकि दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला ने 8.7 मिलियन जो मखलूकात पैदा की है, उसमें एक वाहिद बच्चा ही है इंसान का जो बार बार माँ के पास आता है, यानी कोई भी काम करता है उसके बाद वो माँ के पास आता है। तो माँ से वो सीखता है बेसिकली। और क्योंकि असल में तमाम जानवरों का मामला तो नहीं है, इंसान का मामला ये भी है कि इसका वाकई ही अल्लाह के पास जाके इसका इम्तहान भी होना है। तो इसलिए वो जो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक मेल और एक फीमेल नर्स की हैसियत से जो अल्लाह ने हमें माँ बाप की सूरत में दिए हैं, तो वो हमें बेसिकली अगली दुनिया की तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ लर्निंग्स, यानी किस तरह की लर्निंग्स होंगी जो कि वालिदा से होंगी? कौन से ऐसे लर्निंग्स है जो कि वालिद से, क्योंकि ऑब्वियस है कि वालिद साहब से भी लर्निंग है, तो वो कौन सी लर्निंग? नहीं, असल में तो दुनिया के अंदर ना जो हम टॉलरेंस सीखते हैं, सब्र सीखते हैं, वो तो माँ सिखाती है आपको, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कायनात के अंदर जो हस्ती है वो माँ है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में कंसीव करती है माँ, उसके बाद वो अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के मुताबिक कर लेती है। हालांकि ना बच्चे को उसने देखा होता है ना उसको भाला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी और जो वालिद है उससे ब्रेवनेस लेनी होती है उसने। दुनिया की जो ब्रेव है, जो उसका जो बहादुरी है दुनिया को जिंदगी गुजारने के लिए, वो बाप से लेते हैं। और वही इसी तरह से देखा गया कि वो बच्चे जो वन पेरेंट्स बच्चे होते हैं, जो न्यूक्लियर बच्चे होते हैं, जो उनके अंदर ये बात देखी गई है कि उनमें एक चीज की कमी रह जाती है, या वो टॉलरेंस उनके अंदर, सब्र नहीं होता उनके अंदर, या उनके अंदर वो ब्रेव नहीं होते हैं जिंदगी के अंदर। तो इसलिए कि माँ और बाप दोनों का एक पेयर होता है और दोनों ही चीजें उसने लेनी होती है। मतलब बच्चे ने जो पैसा कमाना सीखना होता है वो बाप से सीखना होता है, बिजनेस माँ नहीं सिखा सकती आपको, लेकिन माँ आपको फैमिली को एक जगह पे इकट्ठा गैदर करने में बड़ा उसका किरदार होता है, माँ का किरदार खासकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेहतर होगा कि हम सारे सवाल एक तरतीब से रखा करें, क्योंकि शुरू से एक बिल्कुल ऑब्वियसली कहानी स्ट्रीमलाइन होती है कि अच्छा बच्चे पैदा हुए, बच्चों को फीडिंग का वक्त आता है, फीडिंग करते हैं माँ। ऑब्वियसली आजकल देखा है कि बहुत ज्यादा फीडिंग के दौरान बच्चों को खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए
बच्चों को आरे लगाने के लिए जो है ना वो एक मोबाइल रख दिया जाता हाँ, है, वीडियो रख दिया वीडियो जाता रख दी है। जाती है, कार्टून रख दी जाती है, हाँ। जिसके वो आने वाले वक्त में आदी भी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा, तो लर्निंग भी बहुत ज्यादा उस वक्त कर रहे होते हैं। तो ऐसा तरीका बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बिल्कुल इसको जो है ना इसको निगेट करूंगा। असल में जब बच्चा या कोई भी शख्स कुछ भी काम कर रहे हैं हम, तो उसमें आपकी फीलिंग आनी चाहिए, मुकम्मल फीलिंग्स आनी चाहिए। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो जब हम जो खाने को च्यो कर रहे हैं, तो उस वक्त उसकी फीलिंग को हमने महसूस करना होता है। हम जब रोटी को तोड़ रहे हैं, तो उस वक्त भी उसको फील करना होता है। अगर बच्चा है, उसके पास फीडर है, तो फीडर को उसको पूरे का पूरा जो है फील करना चाहिए। इस तरह उसकी हियरिंग है, उसकी स्मेल है, उसकी देखना है, उसकी जो टच करना है, यानी पूरी फीलिंग जो है उसके अंदर अटैच होनी चाहिए। और होता क्या है कि जब बच्चा अपने काम में लगा होता है, तो उससे यही नहीं पता कि उसने खाना खाया है कितना है और कितना रहता है उसका खाना। तो इसलिए, और दूसरा वो है कि कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाती है, क्योंकि उसके माइंड ने उस खाने को खाते हुए उसको देखा नहीं है, या उसने बहुत खाना खा लिया या उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है कि वो जो फीलिंग्स उसको जानी चाहिए खाने के साथ साथ, वो जानी चाहिए। दूसरा, जो आपने देखा होगा कि बच्चे जब माँ का दूध पी रहे होते हैं, तो माँ की बॉडी के मुख्तलिफ कानों से खेल रहे होते हैं कुछ बच्चे, कुछ वो कंधों से खेल रहे होते हैं, शोल्डर से खेल रहे होते हैं। तो बेसिकली अपनी माँ की फीलिंग को भी महसूस करते हैं। तो जब आप इस तरह से उनको फील करवाएंगे और उसके सामने कोई वीडियो रख देंगे, तो वीडियो में तो वो कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन माँ को या उस माहौल को एनवायरनमेंट को जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे उसको। तो सो द मदर्स obviously watching this or females watching this must ponder on this point as well. अच्छा, इसके बाद है कि अक्सर बच्चे जब कोई हरकत कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे शुरू तो नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है, तो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसपे बच्चे वालिदैन जो है उनके वो कहते हैं जी ये ना करें, आप इसे हाथ ना लगाएं, इसे छुएं ना, इसे दूर रहें। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग कि आपके पास कुछ अलग चीज भी होनी चाहिए जहां वो कहें जी ये ना करो तो ये करो। हाँ, ये असल में ना बड़ी बहुत अहम सवाल आपका है कि इंसान को जिस चीज से रोका जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर ना दो चीजें हैं, एक खौफ है और एक तजस्सुस है। वो हर सूरत में अपने तजस्सुस को इंप्लीमेंट करना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, हर हम उसको रोक रहे होते हैं। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो एक्सरसाइज की, वो आपकी जो है वो तजस्सुस की बुनियाद पर हुई है। क्योंकि अगर हम अपने खौफ को कम करते जाएं और तजस्सुस को बढ़ाते जाएंगे, तो दुनिया के अंदर हर चीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ही रखा होता है, लेकिन जैसे ही हम उनको उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते, तो उससे बच्चे दब जाते हैं, जिससे मायोपिक हो जाते हैं बच्चे। और दूसरा सवाल अहम बड़ा है कि जो बच्चे जो हैं उनके माइंड जो है वो 250 सवाल पैदा करते हैं रोजाना। होता क्या है कि हम उन बच्चों के जो टीचर होते हैं या वालिदैन होते हैं, वो उनके सवालों के जवाब नहीं देते, या उनको वीडियोस में लगा देते हैं, या उनको वो किसी भी तरह से जो है ना वो उसको उनको उनके सवाल को एक्सरसाइज नहीं करते, उनको लेते नहीं है। तो उससे ये क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो मायोपिक हो जाते हैं, वो बच्चों के पास कुछ ऐसा नया नहीं होता। बिल्कुल, असल में बात तो तजस्सुस की है, जो कि हमारे डीएनए में अगर हम कहें तो चलती आती है, जो कि एडम और ईव हाँ, उनको रोका गया था कि आपने इस तरह यहाँ नहीं जाना, और ऑब्वियसली वो वहीं गए। हाँ, वही एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अच्छा, इसके बाद है कि बच्चे जो है वो ऑप्ट कर रहे होते हैं, बच्चे ले रहे होते हैं पेरेंट्स की चीज़ों को। कई दफ़ा देखे हैं कि लोग पेरेंट्स के दरमियान में चपलिश होती है, कोई इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो ले रहे होते हैं उस बात को कहीं ना कहीं। तो ऐसा पेरेंट्स के लिए क्या आप कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं बच्चों अपने जो भाई हैं, जो हमारे जो सुनने वाले हैं, उनसे एक बात मैं करूंगा कि कभी छोटा बच्चा भी है और आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप ये ना समझना कि वो बच्चा आपकी बातों को नहीं ले रहा, बल्कि उसके पास ज्यादा वक्त है आपकी बात को लेने के लिए, तो आपकी बात को 100% ले रहा होता है वो। दूसरी बात यह है कि कभी भी जब अगर फर्ज करें मियाँ बीवी या कोई बात ऐसा करना चाहते हैं जिसके जरिए वो कोई ऐसी बात है, फर्ज करें फैमिली है, कोई खानदान है, तो आप उन बच्चों से जरा थोड़ा से हट के अपने कमरे में जाके अपना दरवाजा बंद करके वो बात करें, बच्चों के सामने वो बात ना करें। उससे क्या होगा कि बच्चे आपकी पूरी बात को ले रहे होते हैं। बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा जो मास्टरपीस होता है, जो आइडियलिस्टिक जिसे वो समझते हैं, उनके वालिदैन होते हैं। और ऐसा होता ही कभी नहीं है कि वो अपने वालिदैन की बात को ना लें। दूसरा, वो ये नहीं कहते कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं।
बिल्कुल और उसी को ही वो एक्सरसाइज करते हैं एक्ट अपनी पे जिंदगी ज्यादा में। पॉन्डर कर जी। लेते हैं। अच्छा, वो सबसे ज्यादा कौन सा वक्त है बच्चों का, कौन सी एज है ऐसी जिसके अंदर उन्हें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए? सबसे ज्यादा एज कहाँ पे, जहाँ पे लर्निंग सबसे ज्यादा बच्चों की हो रही हो? बच्चों की लर्निंग सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब वो 3.5 साल से, यानी प्री कंक्रीट एरिया से कंक्रीट लॉजिक की तरफ आ रहे होते हैं। तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना, खासकर आपने देखा कि बच्चों को स्कूल में दाखिल करने की उम्र भी वही होती है, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे वो लर्न करते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि जैसे ही वो 3.5 साल के होते हैं तो उनकी जो लर्निंग शुरू हो जाती है, और उनसे इज्तनाब करना चाहिए, और अगर कोई चीज ऐसी सिखाना मकसूद है तो इसी उम्र में वो सीखते हैं ज्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अंदर लर्निंग से आगे देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, अब क्योंकि एक ऐसा रोल होता है पेरेंट्स का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और उनकी हैबिट्स को जनरेट करने में उनका सबसे ज़्यादा काम होता है, वो भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से वालिदैन का होता है, ना कि उनके दोस्तों का। तो क्या एक अच्छे दोस्तों की तरह अपने बच्चों को रखना चाहिए? और देखिए जी, दुनिया में जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, जो बड़े हुए, उनके अंदर जो वालिदैन थे उनका बड़ा मेन किरदार रहा है। आप अपने बच्चों को अपने फ्रेंड बनाएं, और जब फ्रेंड बनाएंगे तो जाहिर है उनकी जो स्क्रीन होगी, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो या उसके मोबाइल की स्क्रीन हो, तो आप उसको वॉच भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंडली अगर माहौल है। अगर फ्रेंडली नहीं है तो वो दूर जाके और कहीं देख लेगा वो आपको, या आपको आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये जो दरमियान के अंदर एक ब्रेकर्स होते हैं हमारे अंदर जो लगे हुए होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना, सोशल फिल्टर जो हमारे होते हैं, इसको थोड़ा सा वायलेट करना चाहिए किसी भी तरह से, तरीके के साथ, बड़े शीशागरी के तरीके के साथ। ये नहीं है कि आप उन पे धौंस धांधली करें और उनको जबरदस्ती करने की कोशिश करें, तो इस तरह से कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, एक आपकी पर्सनैलिटी है, तो वो पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है वहां पे। बिल्कुल, बल्कि अगर आप उससे बहुत ज्यादा रोकेंगे टोकेंगे और उससे बात करें तो वो आपके पास नहीं तो किसी और के पास जाके कहीं और कहीं भी देखेगा, जाके अपने फ्रेंड्स के पास देखेगा। जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक ही चीज है, वो ये है कि वो अपने बड़े भाई से भी कॉन्फिडेंस लेते हैं, मेल जो होते हैं, और खासकर जो बेटियां होती हैं अपने बाप से कॉन्फिडेंस लेती हैं। बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज और शेयर करूं कि जो हमारे घर का एटमॉस्फेयर था वो कैसा रहा। वो ऐसा होता था कि जब भी हमने टीवी देखने के लिए, हमारे पूरे घर में एक ही जगह पे टीवी लाउंज होता है और लिविंग स्पेस जो होती है वहां पे एक ही टीवी हुआ करता था, और हम सारे बहन भाई, वालदा और वाल साहब इकट्ठे बैठ के जो है वो टीवी देखा करते थे। और मतलब ऐसा होता था कि एक शख्स जो देख रहा है फिर सबने वही देखना है, और ये बड़ा अरसा रहा, और इससे हमने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि हमें एक मौका मिलता था, हम मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, और बल्कि हम खाना इकट्ठे खाने का एक बहुत अच्छा रहा हमारे सिस्टम एक। उसके बाद फिर एक और चीज होती है कि हम रात को बच्चे जो है शेयरिंग कैसे करें अपने वालिदैन के साथ। असल में ना, अब तो आदिल जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम एक लिविंग रूम होता था, लिविंग रूम में हम सब लोग इकट्ठे होते थे, बिल्कुल, और फिर उसके बाद जो हम बातें करते थे, वहाँ टीवी देखते थे, वो तस्वर खत्म हो गया ऐसे ही। अब जब से ये मोबाइल आया और ये 5.5 इंच की जो ये स्क्रीन है, ये हर शख्स के पास दस्तयाब है, अब वो तस्वर खत्म हो गया है। अब हम अगले लेवल पे जा चुके हैं। दूसरा कि हम किस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, अब तो आपको ये एक हर सूरत में घर का एक माहौल, जो खासकर बड़ा, हमारे घर के अंदर जो घर का बड़ा होता है, माँ या बाप या दादा या दादी, उसके कमरे को हमें एक बना करके कुछ वक्त वहां पे गुजारना पड़ेगा। और दूसरा, अब तो मैंने देखा है कि लोग जो है अपने उस वक्त को किसी भी तरह से किल करने के लिए जो है, या सेलिब्रेट करने के लिए जो है, वो ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या पिज्जा शॉप पे जाते हैं, और वो अपने वक्त को जो है ना किसी भी तरह से यूटिलाइज करते हैं, इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल के मुताबिक घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा कोना खुदरा होना चाहिए जहाँ पे हम सब इकट्ठे बैठे और अपने वक्त को, ताकि असल में ना एक दूसरे की जो नफ्सियात होती है, एक दूसरे का जो साइकोलॉजी होती है, उसको समझने का मौका मिलता है। अगर हम फर्ज करें अपने अपने कमरे में बैठेंगे जाके, या अपने अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल को लेके बैठ जाएंगे, तो हमारा पूरी दुनिया से ताल्लुक तो होगा, लेकिन हम घर के अफराद आपस के अंदर ताल्लुक नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए हमें जरूर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए रोजाना की बुनियाद पे, जहां हम इकट्ठे होते हैं। खासकर मैं तो अभी कहूंगा कि वो जो टेबल है आपका है, जो खाने का टेबल है, खासकर जो डाइनिंग टेबल आपका, उसके आप ऊपर आप इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल सही जी। और शेयरिंग का जो मौका मिलता है वो भी मिलता है बच्चों को, कि आपसे वो पूरे दिन की जो है, पूरे दिन की बात है, जो भी उन्होंने किया एक्टिविटीज, वो आपके साथ शेयर कर सके। क्योंकि मैं बल्कि व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूंगा कि हमारे घर में ये ऐसा एटमोसफेयर रहा करता था कि हम पूरा दिन जब गुजारते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इवन के अभी भी,
हम कहीं से बाहर से हमने वापस आना तो हमारे पास एक कहानियों का एक पूरा बंडल हुआ करता था और हम आके फिर शुरू हो जाते थे। और इस तरह ये होता था कि हम जो कुछ बताते थे हमें आइडिया होता था व्हाट वी हैव डन, और हमें पता फिर वालिदैन से पता चलता था कि क्या करना था, उन्होंने क्या किया और क्या फिर सीखना, उसमें सीखने का अमल क्या था उसमें। तो ये व्हाट डू यू बिल्कुल थिंक? आप सही बिल्कुल कर रहे हैं कि उस वक्त तो ये था सब कुछ, हम्म। लेकिन उसके अंदर भी ज्यादा जो है ना वो माँ का किरदार ही होता है, जो मदर होती है। सही। खासकर वो बच्चों को जब खाना दे रही होती है, या वो पूरी स्टोरी जब बच्चे अपने जो वो अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहे होते हैं या अपने बैग्स को सेटल डाउन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वाकई जो वालदा होती है वो अपने बच्चों को साथ लेके चलती है और वो अपने बच्चों के साथ होती है। लेकिन जो वालिद का जो टाइम है, जो 7 बजे का 8 बजे का बिल्कुल। या ऑफिस रिटर्न टाइम जो है उसका, जो भी उसमें वालिद का बहुत बड़ा किरदार है कि वो भी बच्चों को लेके बैठे। जबकि मैंने देखा है कि अपने ऑफिस की फाइलें ले आते हैं और फादर का काम ले आते हैं, या मोबाइल पे अपने बिजनेस को वो कर रहे होते हैं, तो बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों से अपना टाइम मांग रहे होते हैं, तो बच्चे उनको टाइम नहीं देते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि बच्चों को ये आप इस काबिल करें कि उसको भी रोजाना की बुनियाद पे आप उनकी बातों को सुने, ताकि वो बच्चे बड़े होकर आपको वो सारा रिटर्न कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं कि लोग उनसे तंग आए होते हैं, टीचर्स और ये सारे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? अच्छा, ये जो बच्चे जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, ये याद रखें कि उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, हम उनको पुलिस भी पकड़ लेती है, लोग भी, घर वाले भी उनको तंग आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ पाते कि ये बच्चे के अंदर जो एनर्जी है, जो इसके अंदर वाइटल फोर्स है, तो आप उसको कहीं यूटिलाइज करें बनिस्बत इसके कि उसको चैनलाइज करें ना। उसकी जो पावर है उसके अंदर, जो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करें। तो इस तरह से जो बच्चे जिद कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली बहुत ही कमाल के इंसान बनते हैं, वो बहुत ही तरक्की करते हैं जिंदगी के अंदर, जो बच्चे जिद्दी होते हैं। लेकिन इसको आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, आपको बहुत ही उनको तरीके के साथ जो है ना, उनको उनके बिहेवियर को देखते हुए आपको उनको चीजों को चैनलाइज करेंगे आप। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक कंपनी थी पेरिकार्डन, जिसमें मैं काम करता था। मैंने 16 साल एक जॉब की थी। तो वहां पे एक हमारे पास जो आयरन जो स्त्रियां होती हैं, वो एक हमारे पास बॉयलर था जो कुछ 100 स्त्रियों को चलाता था। लेकिन एक दिन हमें पता लगा कि उससे 3 या 4 स्त्रियां चलती हैं, बाकी चलती नहीं है। तो हमने एक इंजीनियर को बुलाया, बड़ा अच्छा आदमी था। वो आया, देखा उसने कहा कि भाई इसका जो पाइप है, आइसोलेशन जो की हुई है पाइप को, जरा इसको उधेड़े। जरा देखा तो आइसोलेशन जो पाइप किया हुआ था उसके अंदर छोटे छोटे छेद थे, जिससे वो जो स्टीम थी वो स्त्रियों तक नहीं पहुंचती थी। तो जब उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर उसको गम किया, उसके ऊपर उसने कोई थोड़ी सी एल्फी वगैरह लगा दी, तो उससे क्या हुआ कि वो तमाम आइसोलेशन किया उसके बाद उसको, तो देखा हमने ये कि वो 100 की 100 स्त्रियां चलनी शुरू हो गई। तो बेसिकली वो जो उसके अंदर एक उसके अंदर जो पावर है, उसके अंदर जो एक बहुत आला दर्जे की जो उसके अंदर वाइटल फोर्स है, उसको इस्तेमाल कैसे करना उसने। मसलन पहले ये होता था, अभी है कि जो आप उन बच्चों को क्रिकेट के ग्राउंड में भेज दें, आप उसको फुटबॉल से व्यवस्था कर दें, आप वॉलीबॉल खिलाएं उसको, या आप कोई भी गेम के साथ व्यवस्था कर दें, तो वो जो उसकी वाइटल फोर्स है वो वहां पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो एक खास किस्म का निखार आता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, लेकिन ऐसे उसमें बैलेंस आ जाता है। लेकिन ऐसे जब होता है कि बच्चे बहुत जिद्दी हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं कि वालिदैन उन्हें मारने की तरफ हो जाते हैं, कि मारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, तो मारने पे बच्चे पर तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ता होगा। मैं आपको ना छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये टुक टुक दीतम एक किताब है बुशरा रहमान साहिबा की, उसने लिखा, एक वाकया लिखा उसने कहा कि मैं एक जापान में खातून थी, बहुत बड़ी एक जो एजुकेशनिस्ट थी। मैं उसको मिलने के लिए गई एक दफा, तो मैं उससे बात करना चाह रही थी। तो मैंने देखा कि उसकी जो बच्ची थी वो बार बार जिद कर रही है और जमीन के ऊपर लौट रही है, और अपने फ्रॉक को उसने और अपनी गुड़िया को और चीजों को और जूतों को उसने फेंका हुआ है, लेकिन वो बात नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा कि ये बच्ची को आप चुप करवा दें। उसने कहा कि आप बच्ची में दिलचस्पी ना लें, आप मुझसे बात करें। तो वो बात जैसे आपस में किए जा रही है बात, तो एक थोड़ी देर के बाद वो बच्ची जो है उसने अपने बालों को सही किया, अपने आंसुओं को सही किया, अपने फ्रॉक को सही किया, जूते पहने, और अच्छी सी बच्ची बन के जो अपनी अम्मी के पास है, तो उसने दराज खोला और उसमें से उसने एक अच्छी सी
जो टॉफी या कोई चॉकलेट ला के उसको दे दी। तो उसके बाद वो जो बच्ची थी वो उसने कहा कि हमने क्या सीखा इससे। हमने ये सीखा है कि जब भी वो बच्ची एहतिजाज करेगी तो अगर हम एहतिजाज की सूरत में कुछ दे देंगे तो अब उसको ये पता चल गया कि मैं जब भी एहतिजाज करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। तो लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब उसने ये सीख लिया है कि किसी भी तरह से जब भी वो अच्छी बच्ची बन के जाएगी अपनी अम्मी के पास तो एक टॉलरेंस और सब्र की कैफियत में, तो उसकी जो माँ है उसको जरूर कुछ ना कुछ जो है ना एडप्ट करेगी उसकी जिंदगी में। तो इस तरह से है कि जो बच्चे जिद कर रहे होते हैं तो हमें जिद उसकी कबूल नहीं करनी होती, उसकी जिद को हमने ले नहीं लेना होता, बल्कि उसकी जिद को तरीके के साथ जो है टैकल करना होता है। तो बेसिकली जो बच्चे भी इस किस्म के होते हैं उसको आपने टैकल करना है उसके बिहेवियर को देखते हुए। अच्छा, इसके अंदर ऐसे इसी दौरान अगर लेट्स सपोज कोई अपने बच्चों पर अच्छे से नहीं दे सका, टाइम नहीं दे सका, वो एक बैड हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे स्कूलिंग के दौरान, कॉलेज के दौरान या फिर आगे जाके, तो उसके अंदर पेरेंट्स का कितना रोल होता है? नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा तो देखिए जो सीखने की जो है ना वो जो अदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें सबसे पहले तो उसकी वालदा है यानी पेरेंट्स हैं, उसके बाद उसके पड़ोसी हैं, उसके बाद उसका स्कूल है, उसके बाद उसके फ्रेंड्स हैं, ये फिर उसके बाद मुआशरा है ओवरऑल। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीखते हैं ना वो वालिदैन से सीखते हैं। अगर फर्ज करें किसी वजह से बच्चे उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते जिस तरह के हम चाह रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने किसी चीज को लर्न कर लिया। बेसिकली इंसान का सबसे मुश्किल काम जो है ना, जो मुश्किल काम जो है वो अनलर्न करना है, लर्न करना नहीं है। दुनिया में जैसे सुकरात ने कहा था कि दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या लाइब्रेरी होती है, इनके बाहर भी इल्म पड़ा हुआ होता है। तो ज्यादा लोग वो इल्म को हासिल कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने फ्रेंड से, दोस्तों से या किसी भी तरह से। तो हमने बेसिकली उनको बहुत ही तरीके के साथ उनको अनलर्न करवाने की कोशिश करनी है, और फिर जब तक हम अनलर्न नहीं करेंगे तो रीलर्न नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि हम उनके साथ फ्रेंडशिप इख्तियार करें और वो जो चीजें उन्होंने किसी भी तरह से इख्तियार कर ली हैं उनको अनलर्न कोशिश करें। बिल्कुल, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में एक ऐसी पॉडकास्ट भी जरूर करें जिसके अंदर हम लर्निंग स्कूलिंग का जो कि आप कहते हैं कि आने वाले वक्त में कभी भी हो सकता है मैं उसको शुरू करूं, तो वो क्या कॉन्सेप्ट क्या है वो स्कूलिंग का? असल में मैंने एक दुनिया में एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया गया था इंडिया के अंदर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल बनाया था। और मेरे नजदीक ये है कि इंडिया को जितनी भी ब्यूरोक्रेसी मिली, ब्यूरोक्रेट्स मिले, टेक्नोक्रेट्स मिले, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स मिले, सदर मिले, वो उसी स्कूल से मिले थे। तो बेसिक एक ऐसे स्कूल का तस्वुर मैं लाना चाहता हूँ जहाँ पे चार दीवारी ना हो। मैं ऐसे स्कूल का तस्वुर लाना चाहता हूँ जहाँ पे जो उनका टाइमिंग ना हो, जब वो चाहे स्कूल आ जाएं, जब वो चाहे स्कूल से चले जाएं बच्चे। और खासकर मैं अब रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिनको 1917 के अंदर एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था और उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जब एक दफा एक जगह एक दिन सोए हुए थे, तो अचानक जो है वो अपने स्कूल में सोए हुए थे, तो अचानक पता लगा कि जो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे वो आए और उन्होंने कहा जी कि हम आपका स्कूल दिखाना चाहते हैं। उनके दिखाएं स्कूल आप। तो जब वो स्कूल दिखा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे कहाँ हैं, जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई थी स्कूल देखने के लिए। तो उन्होंने कहा वो दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं बच्चे। तो उसने कहा कि उसने देखा तो बच्चे दरख्तों पर चढ़े हुए थे। तो उसने कहा कि ये बच्चे दरख्तों पे नहीं गए, कहते हैं अभी इनके नथनों ने अभी वो जो आम है या जामन है उसकी खुशबू को सूंघा नहीं है। तो उसने कहा बाबा जी आप नीचे बैठे हुए बच्चे ऊपर हैं। उसने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ऊपर जा नहीं सकता, नहीं तो ऊपर बैठ के मैं उनको टहनी के ऊपर बैठ के पढ़ाऊं, जो उसका जो डाल है उस दरख्त की। तो इस तरह से जो हमारे नजदीक ये है कि हम बेसिकली लोगों को सिखा रहे हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को मुकम्मल पैदा किया हुआ है। हमने उसको सिखाने में नहीं, बल्कि जो उसके अंदर इल्म है उसको उभारने में हमारी मदद होनी चाहिए। दुनिया में जो सबसे अच्छा उस्ताद होता है वो होता है जो उसके अंदर जो चीजें हैं वो बाहर निकाले, बनिस्बत इसके कि हम उसको रटा दें चीजें। तो उससे तो वो रटा तो बड़ा अच्छा लगा सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत
आला वो बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं, लेकिन एक एक वक्त पे जा करके वो इतने बड़े कामयाब इंसान नहीं बन पाते। उसकी वजह ये सिर्फ ये होती है कि उन्होंने रट तो लिया है, लेकिन जो उनके अंदर इल्म है, कि इकबाल कहता है ना कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द को हुस्तानी। बेसिकली हमारे अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी क्लास की चीज रखी हुई है वो है ऑब्जर्वेशन। इल्म के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो ऑब्जर्व करना होता है। जो बच्चे ऑब्जर्वेशन कमाल के रखते हैं वो बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो बच्चे रट्टे के उसमें रहते हैं वो एक मामूली से जिंदगी गुजारते बल्कि मैं यहाँ पे कोटेशन कोट करूंगा कि अ मैन विद मैक्सिमम ड्रीम्स इज मोर पावरफुल देन अ मैन विद ऑल द फैक्ट्स। फैक्ट्स होना जरूरी नहीं, ख्वाब देखना जरूरी है। तो हम एक ये बड़ा अच्छा ख्वाब है स्कूल का, एक ऐसा बल्कि स्कूल हम देखना चाहेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह विल बी द पार्ट ऑफ इट, मैं इसका जरूर हिस्सा बनूंगा। और सबसे अहम क्वेश्चन वो ये है कि कैरियर चूजिंग, जो बच्चों की कैरियर चूजिंग होती है, कैरियर चूज करना उन्हें आगे बढ़ने के लिए और आगे अपने तो फील्ड में जाना है उन्होंने, तो फील्ड कैसे चूज की जाए? क्योंकि ज्यादातर होता ही है कि पेरेंट्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इवन कि इट इज नॉट द वर्क ऑफ पेरेंट्स के वो बताएं कि आपने क्या करना है, ये खुद बल्कि बच्चा खुद करे, कोशिश करे, या फिर स्कूलिंग ऐसी हो कि स्कूल आपको बताए कि हमने ऑब्जर्व ये किया कि बच्चा इस तरफ ज्यादा। असल में तो ये काम जो है ना ये स्कूल का काम है, और जो अच्छे स्कूल हैं, खासकर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उनकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, तो वो तो बच्चों को पहले से ही तैयार करते हैं कि बच्चे के जो सेंस है, जो बच्चे के अंदर जो इमोशंस हैं, जो बंदे के लॉजिक्स हैं, उसको देख करके चल रहे होते हैं वो, और वो अच्छे रिजल्ट्स भी निकालते हैं। देखिए मैं तो ज़्यादा नहीं अपनी फैमिली की बात करूंगा। फर्ज करें आप फैमिली के बड़े बच्चे थे, तो मैंने आपके ऊपर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं डाला, मैंने आपको वक्त दिया कि आप मुझे बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा ये मुझे भी ये पता था कि आपका जो लॉजिक जो है, आपका माइंड वो ज्यादा जो प्रोमिनेंट है, तो जो अब आपका प्रोमिनेंट लॉजिक है तो इससे मुराद है कि आप कानून में बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपने अपनी जिंदगी में आप आगे आपने LLM का सोचा, और उसके बाद आप PhD करना चाहते हैं, तो वो PhD भी आप कानून में करना चाहते हैं, और खासकर आप करना चाहते हैं टैक्सेशन के अंदर। तो आप ये चीज देखो ना, ये मैंने नहीं आपको इम्पोज की। इसी तरह से बेटी जो है उम्मेहानी है, उसको हमने कहा कि बेटा आपने क्या बनना है, उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर बनना है। तो हमने कहा चलो ठीक है आप डॉक्टर बने। तो जुनैद है, इसने कहा कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है, या मैंने कंप्यूटर में जाना है, या मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, कंप्यूटर की खास जो टर्मिनोलॉजी फील्ड है, तो उसमें जाना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है जुनैद तुम उसके लिए प्लान करो, बाहर जाओ। बिल्कुल। तो बेसिकली बच्चे के ऊपर आप खुद से ना कुछ भी करें। दूसरा यह है कि हम कहते हैं कि बच्चे मेरे जैसे बन जाओ, तो मैं क्या बन गया? तो बच्चे को वो बनना चाहिए जो वो चाहता है। मसला एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, 2-3 मिसालें आप जिंदगी से ले लें आप। मसला फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि एतजाज अहसन बहुत अच्छे वकील हैं, आपको पता है कि वो CSP अफसर थे। मैं आपको और मिसाल आप सामने रखता हूँ, जो हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं सुल्तान खान साहब, वो CSP अफसर थे। बिल्कुल। एक और मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो खुर्शीद अनवर साहब हैं, जो बहुत अच्छे मौसीकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों के गाने दिए आपके सामने, लेकिन वो क्या थे? वो CSP अफसर थे। सही। उन्होंने उसको छोड़ दिया, और छोड़ करके एक नया जो है वो सिलसिला अपनी जिंदगी का इख्तियार किया। सो टू द पेरेंट्स, लेट देम चूज, लेट योर चिल्ड्रन चूज कि वो जो भी बनना चाहते हैं वो बने। आप इम्पोज ना करें, आप हर्डल ना बने, बल्कि ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्व करें कि व्हाट दे वांट टू बी। और एट द एंड हम ये कंक्लूजन करते हैं, और कंक्लूजन के लिए लास्ट वर्ड्स आपके टू द पेरेंट्स और चिल्ड्रन। हाँ, बस ये सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और जाने का इत्तेफाक होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, तो मैंने यही देखा है कि जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या ये जो आपने डिसिप्लिन लिया हुआ है या आपने अपनी मर्जी से लिया है, कहते नहीं कि वालिद साहब के कहने पे, वालदा के कहने पे। तो जब ये बच्चे इस तरह से अपने किसी भी तरह से अच्छे मार्क्स लेके या रट्टा रुट्टा लगा के अच्छे GP लेके जब वो पहुंचते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी को सर्व करना होता है, तो जब वहां पे जाते हैं तो युक्ताए हुए बच्चे होते हैं। तो ये वो बच्चे नहीं होते जो वाकई ही जो जिनमें खुशी से, जॉय से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वैसे नहीं होते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि बच्चों को आप खुद करने दें जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि जब हम दुनिया में नहीं होंगे, बच्चे तो होंगे, तो इसलिए उनको अपनी मर्जी करनी देनी चाहिए। और हाँ, उनको थोड़ा सा आप उनको थोड़ा सा मैनेज करते हुए, देखते हुए चीज़ों को कि क्या वाकई उसकी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर उनकी कोई दिलचस्पी है,
दूसरा ये है कि वो जो काम करने जा रहे हैं क्या उसकी वाकई मांग है या नहीं। हम्म। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो एक बहुत अच्छा मूसीकार बनना चाहता है बच्चा, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो उसको मूसीकार बनने दें। अगर वो बहुत अच्छा जो है कोई आर्ट, किसी भी आर्ट को लेना चाहता है तो उसको आप लेने दें, बनिस्बत इसके कि आप उसको कोई डॉक्टर बन जाए, या उसको कहें कि इंजीनियर बन जाए, या उसको कहें कि कुछ और बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसको उसकी चॉइस पे छोड़ दें। बिल्कुल जो है, अब एट द लास्ट आप अपने पेरेंट्स जो है, अपने पेरेंट्स को बल्कि कहें कि लेट देम, कि वो आपको चूज करने दें, आगे बढ़ें, इस मुआशरे का हिस्सा बने, ड्रीम्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। और आई थिंक कि ड्रीम्स करना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब होने चाहिए, ख्वाबों को पूरा करने में लगे रहें। और एट द लास्ट, थैंक यू so much for watching Talk with Rao Adil and with Rao Mohammed Aslam. Thank you.